पुराने जमाने का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। किस्सा यूं है कि एक बादशाह ने एक मरासी को खुश होकर दो तलवारें दी। मरासी बड़ा खुश हुआ और 2 दिन बाद उसने दो तलवारें पिघलाकर एक चिमटा बनवा लिया। ये टोटल खबर है मार्का हक की, जो 10 मई को पूरे पाकिस्तान में मनाया गया और जो है गाने बजाए गए। बहरहाल एक खबर यह है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन बयानुल मरसूस की कामयाबी पर मार्का हक के उन्वान से फतह का जश्न मनाया गया। उस पे सरकारी खजाने से अरबों रुपए खर्च हुए। ये पहली खबर है। दूसरी खबर है इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया गया और मोदी सरकार ने इस जश्न पर अरबों रुपए खर्च किए। तीसरी खबर है पाकिस्तान में दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल और महंगी तरीन बिजली की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। अवाम बिजली के बिल भरने से कासिर हैं और खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। चौथी खबर है इंडिया में आज भी 70% आबादी टॉयलेट जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है और एक खबर के मुताबिक इंडिया की 80% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है और नए सर्वे के मुताबिक 50% आबादी सिर्फ 2 वक्त का खाना मुश्किल से खाती है और जिस्म फरोशी इंडिया का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। ये है शरीकों की हालत और ये है 2 मुल्कों की हालत। उधर ऑपरेशन सिंदूर पे डोंगरे बरसाए जा रहे हैं। सुना है बहुत सारी फिल्में जो है वो अदाकारों ने वो साइन कर ली हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहां पे धड़ाधड़ फिल्में बनेंगी और कैसा कैसा झूठ बेचा जाएगा। एक खबर के मुताबिक ये जो गुजराती गुंडा है, ये जो नरेंद्र मोदी है, मगरबी बंगाल में ये जो जीते हैं तो 1 करोड़ वोटर की हेर फेर की गई है। 1 करोड़ वोटर को जो है वो लिस्टों से निकाला गया और चुन चुन कर निकाला गया। आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 किस तरह लिस्टें तब्दील की गई, किस तरह लोगों के वोट दूर दूर फेंके गए और किस तरह लिस्टों को इंजीनियर किया गया। और वैसे भी शरीफ खानदान और मोदी ये आपस में फर्स्ट कजन है, ये जाति उमरा के हैं, वो गुजरात का कसाई है। तो बहरहाल जो है वो खबर आ रही है कि मगरबी बंगाल में मगरबी बंगाल को गजा बनाने की तैयारी है। गुंडे रोडों पे आ चुके हैं। मुसलमानों की जो दुकानें हैं वो जलाई जा रही हैं और उनकी इमलाक को जलाया जा रहा है और उन्होंने मॉडल सामने रखा है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे सामने जो मॉडल है वो गजा का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 11 मई 2026 की तारीख है और हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार है या आप पीर कहते हैं। पीर है। 3-4 मुद्दे जो है वो आपके सामने रखने हैं। पहला मुद्दा ये रखना है कि अगर चौकीदार अमीर हो, आप चौकीदार रखते हैं ना घर के लिए, स्कूल के लिए, तो वो जो आप तनख्वाह देते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो जरूरियात पूरी करता है, लेकिन चौकीदारी डट के करता है कि चौकीदारी करूंगा तो तनख्वाह मिलेगी। अगर चौकीदार ही अमीर हो जाए तो फिर उसने चौकीदारी क्या करनी है, इस पे बात करेंगे। जो पुरानी शराब है उसको जो है नई बोतलें बनवाई गई हैं मेरी ब्रूरी से, उन पे टाकी शाकी मार के शराब पुरानी है लेकिन नई बोतलों में उनकी पैकिंग जारी है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल का, जो आर्टिकल है आइन का 243। तो कंपनी ने एक टाउट उतार दिया है, बड़ा माना पहचाना टाउट है ये कंपनी का। ये क्या कहता है जो है ना वो, और दिमागी हालत कैसी है जरदारी की। अब दिमागी हालत खराब है, जब जरूरत पड़ी तो अब वो काले जरकान, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। पहले ये 5 साल पूरे कर गया, अब ये फिर कौम पे मुसल्लत करवाया गया
इसने खुद लिख के दिया मेडिकल रिपोर्ट्स में कि मेरा दिमाग सुकड़ा हुआ है, लेकिन जर्नैलों ने कहा इस कौम को दिमाग की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है ना इस कौम को दिमाग की। अगर दिमाग की जरूरत होती तो 4 जर्नैल सदर होते या 4 जर्नैल मार्शल लॉ लगाते। दिमाग की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल आप अपनी जरूरत पड़ी है तो कहते हैं उसका दिमाग नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे डोनाल्ड जे ट्रंप पे। आपको पता है मैं पाकिस्तान की बात ज्यादा करता हूं, लेकिन चूंकि साथ ईरान मुलविस है तो हज़ियान बक रहा है और वो जो है पागल हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हफ्ता एंड हो रहा होता है तो वो धमकियां देता है, ये कर देंगे, एटम बम और एटमी आबदोज पहुंचा दी गई है। जब हफ्ता शुरू हो रहा होता है तो वो जो है ना कोई अच्छी बात शुरू कर देता है। और जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत माल बना रही है इस जंग के आड़ में, लेवी लगा के बड़ा माल बना रही है। पेट्रोल और डीजल से जो पहला दिन था जो है ना वो जंग का, उस दिन उन्होंने बड़ा माल बनाया, पुराने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के। अब आपको पता है 415 का चल रहा है। इसी तरह ट्रंप भी बड़ा माल बना रहा है। स्टीव विटकॉफ माल बना रहा है, जेरेड कृष्णर माल बना रहा है, ट्रंप के 2 बेटे हैं वो माल बना रहे हैं। और आखिरी खबर पंजाब की हसीना वाजिद। यहां से हम शुरू करते हैं। ये जो औरतें होती है ना, मुहावरा भी है कि औरतें औरतों का जो है ना वो गम समझती हैं, लेकिन ये कोई वखरी टाइप की औरत है। ये डायन, ये हिंदा, ये उम्मे जमील। हालत बिगड़ती है सनम जावेद की जेल में, फिर उसे अस्पताल लाया जाता है, लेकिन उसके वालिदैन से उसकी मुलाकात नहीं कराई जाती और किसी को नहीं मिलने दिया जाता। रात को पीटीआई की एक खातून रहनुमा वो एहतजाज करती है महंगाई के खिलाफ, तो आधी रात को ये गुंडे गिरी, ये शरीफ खानदान के पालतू, ये सिफारशी, ये पुलिस वाले, ये उसके घर पे आधी रात को हमला करते हैं, उसका घर तोड़ते हैं और उसको अगवा करते हैं और उसको गिरफ्तार करते हैं। ये बिल्कुल यानी है तो हसीना वाजिद, लेकिन दिल में बड़ी हसरत है कि अंजाम भी वही हो, क्योंकि हसीना वाजिद के खाबे लग चुके थे, खाना लग चुका था कोई 16-17 किस्म का। और जब उसको जो है ना वो फौज ने निकाला वहां से कि लीरो लीर जो है ना वो लोग कर देंगे, और वो अंडरगारमेंट्स वो उसके लॉन में लहरा रहे थे लड़के, उसके अंडरगारमेंट्स। तो ये दिल बड़ा है कि इसकी हालत वही हो। जिस तरह ये सूबा चला रही है, जिस तरह ये जुल्म कर रही है, और इसके जो हैंडलर्स हैं। अब यानी इमरान खान का बयान खतरनाक हो सकता है, मान लेते हैं इमरान खान कुछ कहते हैं तो बाहर असर होता है। यानी जो हैं सनम जावेद, उनको अगर वालिदा के साथ मिलवा दिया जाए, डॉक्टर जासमीन राशिद के साथ मिलवा दिया जाए, घर वालों को बुशरा बीबी के साथ मिलवा दिया जाए, तो उससे क्या होगा? ये इतने इनसिक्योर क्यों हैं हैंडलर्स? बहरहाल ये पंजाब की हसीना वाजिद है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस अगर मुद्दे पे आए तो वो कहता है कि मुझे ईरानी जवाब जो है वो पसंद नहीं है और ये नाकाबिल कबूल है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान क्या कहता है? ईरान ने बिल्कुल बुनियादी और जायज शराइत रखी। ईरान ने कहा कि हम पे 79 से जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन पाबंदियों को खत्म किया जाए, बिल्कुल जायज मुतालबा है। ईरान कहता है कि जंग का खात्मा हो और इस तरह खात्मा हो कि सलामती कौंसिल इसकी गारंटी दे। ये ना हो कि फिर 6 महीने बाद जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को खारिश हो और हम पे हमला हो जाए। उसके बाद जो अगला मुतालबा है ईरान का वो ये है कि अबनाए हुर्मुज में अमेरिका का क्या ताल्लुक बनता है? अमेरिका बहुत दूर है। इजराइल का क्या ताल्लुक बनता है? अबनाए हुर्मुज को हम अपने तौर पे कंट्रोल करेंगे और अपने तौर पे रेगुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि नहर स्विस को मिस्र जो है ऑपरेट करता है। इसके अलावा पैनामा जो कैनाल है उसको पैनामा जो है ना वो रेगुलेट करता है। बासफोरस को तुर्की रेगुलेट करता है। तो इस तरह ईरान का हक है कि वो अबनाए हुर्मुज को जो है वो कंट्रोल करे। ये 3 बेसिक मुतालबात हैं ईरान के। अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की तो वो वही बात जो वो तकरीबन 1980 से कर रहा है, जोरी प्रोग्राम। बड़ी खूबसूरत बात की है
अहमदी निजाद, महमूद अहमदी निजाद, ये साबिक सदर हैं, जो है ना वो ईरान के बड़े दबंग सदर थे। ये कहते हैं कि अगर एटमी तवानाई ये बुरी है तो अमेरिका और इजराइल के पास क्यों है। प्रोफेसर हैं वैसे भी अहमदी निजाद, और अगर अच्छी है तो ईरान के पास क्यों नहीं है। यानी सिंपल सा सवाल है ना, हर मुल्क आजाद है, सॉवरन है, शुमाली कोरिया के पास है, शुमाली कोरिया को छेड़े ना, किम जोन हुन को छेड़े, जरा उसे कहें एटमी प्रोग्राम के बारे में, एटमी हथियारों के बारे में आपको लग पता जाए। बहरहाल तो ये जो है ना वो कहा है महमूद अहमदी निजाद ने। उसके बाद जो अगली खबर है ये बड़ी अजीब खबर है। यानी पाकिस्तान में एक स्कैंडल सामने आया है, और वो स्कैंडल ये है, जिस तरह हम हर चीज को मौका बना लेते हैं, रोजों को, अभी कुर्बानी आ रही है ना, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा महंगे प्याज होंगे, इसके बाद सब्ज मिर्च होगी, धनिया, पुदीना, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। मौका होता है ना, हर चीज को मौका होता है। तो बर्थी हो रही है बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में कि रशिया की तरफ से जंग लड़नी है, रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, और 5 से 6 लाख रुपया मंथली तनख्वाह है, और करोड़ों रुपए नौजवानों से ले लिए गए। FIA में पहुंच गया स्कैंडल, करोड़ों रुपए। यानी वो जिसे आप एजेंट कहते हैं कि जी रूस फौज भर्ती कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और बड़े पढ़े लिखे नौजवानों ने जो है ना वो पैसे जमा करा दिए। वैसे भी ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये वो मेडिकल के लिए मॉस्को भी जाते हैं, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से डिग्रियां लेते हैं। तो ये अब जो है ना वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है कि जी 5 और 6 जो है ना वो लाख मंथली पे नौजवानों को घेरा जा रहा है, और नौजवान दे रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी आपके सामने, क्या करें नौजवान। बहरहाल ये एक स्कैंडल सामने आया है। उसके बाद ईरान में पहली दफा बहुत ज्यादा महंगाई हुई है जंग के बाद। ये फर्क पड़ा है, आबनाए हुर्मुज डिस्टर्ब हो गया ना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से बहुत फर्क पड़ा है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत बंद है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है ईरान में, और कहा जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, और कमर तोड़ दी है। वैसे भी उनकी करेंसी आप जानते हैं बहुत जो है ना वो गिर गई है, पाकिस्तान से जो नीचे है, तो फिर आप अंदाजा कर लें। बहरहाल ईरान में जो है ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसके बाद हुकूमत ने बड़े दावे किए, नई फसल मार्केट में आ चुकी, लेकिन जो है वो आटे की कीमतें वो आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी 2620 किलो का जो तोड़ा है वो 2600, 2650 का, अंदाजा कर लेंगे कितने का किलो पड़ता है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो आटा महंगा बेचा जा रहा है वो कराची में बेचा जा रहा है। आप जानते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है, आबादी कितनी ज्यादा है, गरीबों की कितनी तादाद है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो बेचा जा रहा है, आटा महंगा बेचा जा रहा है। मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि मिडिल मैन जो है वो इसमें बहुत फायदा उठाता है। मिडिल मैन बोलें तो ब्रोकर, ब्रोकर बोलें तो दल्ला, दल्ला बोलें तो विचोला, और ये जो है ना बंदे होते हैं हुकूमत के। ये आप मुतमईन रहें, ये हुकूमत के बंदे होते हैं। ये गंदों में इकट्ठी कर लेते हैं, ये कोई भी फसल सस्ती इकट्ठी कर लेते हैं। हमारे किसानों के पास जो जखीरा करने की कैपेसिटी है वो नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। तो फिर हुकूमत जो है वो खरीद लेती है सस्ते दामों, उन्होंने निकालने होते हैं, कहते हैं बारिश आ जाएगी, ये मौसम भी आंधियों का होता है, बारिश भी हो जाती है, तो फिर वो महंगी बेचते हैं। अगर आपका चौकीदार जो है वो अमीर हो जाए, ये आपने गौर करना है, दुनिया किस तरह चल रही है, दुनिया को किस तरह चलाया जा रहा है, और जो दुनिया को चलाने वाले हैं वो किस तरह चला रहे हैं। जी हां, जब मैंने अर्ज किया कि अमीर चौकीदार, चौकीदार नहीं बल्कि चोर होता है, नकब जन होता है, वो नकब लगाता है मुख्तलिफ जगहों पे देखने। तो बेशुमार दोस्तों ने मैसेजेस किए और पूछा क्या सारी जदीद दुनिया के सदर और वज़राए आज़म की तर्ज मुआशरत
इसी तरह है, या 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसी है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये रिहाइश गाह है बरतानवी वजीर आजम की। क्या तमाम अमीर ममालिक के हुक्मरान बरतानवी वजीर आजम ही की तरह कंजूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं? तो यकीन फरमाएं, जूं जूं ये मैसेजेस मेरे दिमाग से टकराते गए, मुझे जदीद दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों की जाती जिंदगी की बेशुमार महरूमियां, कमियां और कमजोरियां याद आती रहीं। मुझे फील्ड मार्शल जनरल मिंटगोमरी याद आया, वो जंग अजीम दोम का सुप्रीम कमांडर, जिसकी कमान में इत्तेहादियों की फौज ने नाजियों की फैलती हुई आग बुझा दी, जिसके अहकामात ने जापान जैसी ताकत को गोरे सिपाहियों के कदमों में सिर नगू होने पर मजबूर कर दिया, मिंटगोमरी, और जिसकी जंगी हिकमत अमली आज भी दुनिया भर के फौजी सिलेबस का हिस्सा है। जब ये जनरल रिटायर हुआ तो उसके पास रहने के लिए एक फ्लैट तक नहीं था। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। वो कभी किराए पर इस गली में रहता और कभी मालिक मकान से लड़ झगड़ कर किसी दूसरी जगह जा ठिकाना बनाता। फील्ड मार्शल है। जब ये नकल मकानी अजियत देने लगी तो वजीर आजम के पास गया। मुल्क के आईनी सरबराह ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गेट पर आकर दुनिया के अजीम सिपह सालार का इस्तकबाल किया। उसे निहायत इज्जत व एहतराम से दफ्तर लाया, कुर्सी पर बिठाया और खुद एहतरामन उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। वजीर आजम। चंद फिक्रों के तबादले के बाद वजीर आजम ने तकलीफ करने की वजह पूछी तो फील्ड मार्शल ने ब्रीफ केस खोलकर एक दरखास्त वजीर आजम के सामने रख दी। वजीर आजम ने टेबल लैंप जलाया। सर विंस्टन चर्चिल बूढ़े थे, चश्मा नाक पर दुरुस्त किया और दरखास्त पढ़ना शुरू कर दी। दरखास्त में फील्ड मार्शल मिंटगोमरी ने दूसरी जंग अजीम में अपने कारनामे गिनवाने के बाद हुकूमत से दरखास्त की, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, बार बार घर नहीं बदल सकता, महंगाई भी बहुत है, किराया नहीं दे सकता, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे एक फ्लैट या जरे जमीन का एक छोटा टुकड़ा प्लॉट कर दिया जाए। मिंटगोमरी फील्ड मार्शल कह रहा है। वजीर आजम ने चश्मा उतारा, टेबल लैंप बुझाया और बड़े एहतराम से बोला, सर, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी जंग अजीम में आपकी खिदमत पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। दुनिया में इस वक्त तक आपके पाए का कोई जर्नैल नहीं, लेकिन सर आप जिंदगी भर अपनी नौकरी का मुआवजा लेते रहे हैं। आप सोते हैं और हम जागते हैं, तनख्वाह न गिने, क्यों भर्ती हुए हो? तो समझने हो तो जागने हो जी। ग्रेट ब्रिटेन ने कभी आपकी तनख्वाह लेट नहीं की, और सर अगर इसको भी फरामोश कर दिया जाए तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं जिसके जरिए वो सुप्रीम कमांडर को एक फ्लैट अलॉट कर सके। आई एम रियली सॉरी सर, खाली ये जो मार्का हक के इश्तिहार देखे अखबारात में, रियली सॉरी। साथ ही वजीर आजम ने एड़ियां बजाई और बूढ़े फील्ड मार्शल को बहुत स्मार्ट और चाको चौबंद सलूट पेश कर दिया। वजीर आजम, यहां स्वाबदीदी इख्तियारात MNAs को करोड़ों दिए जा रहे हैं, उड़ाओ, किसने पूछना है? न जहां एहतजाज है न जहां एहतसाब है, कोई एहतजाज करेगा तो G3 हमारे पास किस लिए है? खोपड़ियां खोलेंगे। हसीना वाजिद क्यों बैठी है, क्यों बिठाई है हमने? एक कलेजा चबाने के लिए हमने बिठाई है, कलेजा चबाने के लिए। मुझे गोल्ड मायर याद आ गई, ये सुनना है। इजराइल की वजीर आजम गोल्ड मायर, जिसने चंद पहाड़ियां, थोड़े से बंजर चटियल मैदानों और दुनिया में बिखरे चंद लाख यहूदियों को दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी कुव्वत
बना दिया। 73 की योम कपूर जंग से पहले जब एक अमेरिकी सेनेटर जो कांग्रेस की कमेटी ऑफ आर्म्ड का सरबराह भी था असले का, उससे मिलने इजराइल आया तो उसे सीधा गोल्डमायर की रिहाइश गाह पर ले जाया गया, जहां अमेरिकी सेनेटर एक आम सी घरेलू खातून को देखकर हैरान रह गया। खातून ने सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधी किचन में ले गई, जहां उसे छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया गया। गोल्डमायर ने सफारती गुफ्तगू के आगाज के साथ ही चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया, फिर टेबल पर आ बैठी और अमेरिकी सेनेटर से जहाजों और M16 का सौदा शुरू हो गया। भाव तो और इब्तदाई शराइत पर गुफ्तगू के दौरान ही गोल्डमायर चुपके से उठी और प्यालियों में चाय भरकर ले आई। वज़ीर आज़म है, एक कप अमेरिकी सेनेटर के सामने रखा और दूसरे गेट पर खड़े अमेरिकी गार्ड्स को पकड़ा आई। गुफ्तगू फिर शुरू हुई, शराइत तय पाने लगी। इसी दौरान उसने प्यालियां समेटी और टूटी खोलकर उन्हें धोने लगी। दोबारा टेबल पर बैठी और अमेरिकी सेनेटर के हाथ पर हाथ रखकर बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है, आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए। है ना खिलाफत रास्ता, रियासत मदीना, कहां से लिया ये सारा कुछ इन्होंने? इसी तरह खलीफा करते थे, दिहाड़ियां करते थे, पानी भरते थे। जी, मुझे स्विट्जरलैंड का सदर याद आया। हमारे ज़िया जलंधरी एक स्टोर से खरीदारी कर रहे थे। अचानक उनके दोस्त ने उन्हें कोनी चुबो कर कहा, ज़िया तुम उस शख्स को देख रहे हो? जलंधरी साहब ने चौंक कर सामने देखा, वहां एक बूढ़ा गोरा मुख्तलिफ रैक्स से छोटी छोटी चीजें चुन रहा था। ज़िया साहब ने दोस्त की तरफ देखा तो दोस्त सरगोशी में बोला, सवाल मत करो, बस इसे देखते जाओ। ज़िया साहब दोबारा मजे मुड़े, गौर से बूढ़े की हरकत नोट करने लगे। बूढ़ा पूरे स्टोर में घूमा, छोटी छोटी चीजें जमा की, काउंटर पर जाकर बिल बनवाया, ब्रीफकेस खोला, सारी चीजें अंदर रखकर उसे ताला लगाया और सेल्समैन को सलाम करके बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचकर वो रुका, उसने ओवरकोट के कॉलर उठाए और उन्हें कानों पर लपेटकर आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चलने लगा। जब वो इस तरह चलते चलते नजरों से ओझल हो गया तो ज़िया साहब ने दोस्त से पूछा, हाँ अब बताओ ये कौन था और इस पर नजर रखना क्यों जरूरी था? दोस्त मुस्कुराया और फिर सरगोशी में बोला, ये बूढ़ा गोरा स्विट्जरलैंड का सदर है, स्विट्जरलैंड का, जहां पूरी दुनिया अपनी दौलत पार करती है। ज़िया साहब ने हैरत से पूछा, लेकिन प्रोटोकॉल की गाड़ियां कहां हैं? दोस्त मुस्कुराकर बोला, प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो रही एक तरफ, इसके पास तो अपनी गाड़ी तक नहीं, ये पैदल दफ्तर आता है और पैदल ही वापस जाता है। ये कल की बात है, अभी मैंने नाम लिया महमूद अहमदी निजात। महमूद अहमदी निजात के पास 79 की क्रोलर थी, 79 की, जब वो सदर था। आप कहें ना किसी को 79 की गाड़ी, 79 की। जी, मुझे स्वीडन का ओल्फ पाल्मे, ये नाम है, याद आया। हमारे इल्ताफ गौहर जब एडिटर थे तो उसका इंटरव्यू करने गए, दौराने गुफ्तगू लंच का वक्त हो गया। ओल्फ ने इल्ताफ गौहर साहब को खाने की दावत दी। गौहर साहब मान गए। वो कुर्सी से उठा और उन्हें डाइनिंग हॉल में ले गया, जहां एक आम सी मेज और चंद बेतरतीब कुर्सियां पड़ी थी। उसने इल्ताफ गौहर साहब को बिठाया, अलमारी खोली, अपना टिफिन कैरियर खोलकर सालन प्लेट में डाला और प्लेट ट्रे में रखकर इल्ताफ गौहर साहब के सामने रख दी। दूसरे डब्बे से चंद स्लाइस और सलाद के चंद टुकड़े भी निकाल कर टेबल पर सजा दिए। फिर मुस्कुराकर बोला, एडिटर शुरू करो। वज़ीर आज़म हाउस की अपनी भैंसें इमरान ने बेची थी। इतनी बड़ी बेकरी है वज़ीर आज़म हाउस में, इतनी बड़ी बेकरी एक कनाल पे होगी। अपनी दुनिया जहान की जो चीजें वहां तैयार होती हैं, बेकरी, पता है आपको, मैंने देखी है। जी, ये कहते हैं एडिटर शुरू करो।
आगे आए। मुझे इंदिरा गांधी याद आ गई। हमारे शमीम कुरैशी साहब पॉमिस्ट, बनारस यूनिवर्सिटी से पॉमिस्ट्री में एमए कर रखा है। नेहरू खानदान से बड़ी दोस्ती थी शमीम कुरैशी साहब की। जब उससे मिलने वजीर आजम हाउस गए तो वजीर आजम खाना खा रही थी। कुरैशी साहब को सीधा डाइनिंग टेबल पर ले जाया गया। एक आम सी मेज थी जिस पर प्लास्टिक की सस्ती सी शीट पड़ी थी। मेज पर चीनी की दरमियाने दर्जे की प्लेटों में उबले चावल, मसूर की दाल और मिली जुली सब्जी थी। शीशे के देसी गिलास और ठंडे पानी का एक सस्ता सा जग भरा पड़ा था। ऊपर पुराने जमाने का पंखा चल रहा था। वजीर आजम के इशारे पर एक मुलाजिम ने कुरैशी साहब के सामने चीनी की प्लेट रख दी कि खाएं जी, चावल सफेद और मसूर की दाल। मुझे लोकसभा का मंजर याद आ गया। ये गुजराल की हुकूमत के खात्मे का मंजर था। मैंने दूरदर्शन पर देखा अमेरिका तक को ललकारने वाली जमहूरियत और दुनिया के चंद बड़े सनती मुमालिक में शुमार होने वाले मुल्क के नुमाइंदे बेंचों पर बैठे थे। आज देख लें लोकसभा, जिस तरह वो ट्रेन के बेंच होते हैं, इन दगड़ दलों की कुर्सियां देखें, अंडर मैट्रिक, मिडल, ख्वाजा आसिफ, अता तारण, इनकी आप हाल देखें, असेंबली हॉल। अभी 1 अरब के स्वीट्स तैयार हो रहे हैं, जिस काम के लिए इस्तेमाल होंगे वो मुझे ज्यादा पता है। वो स्वीट्स उनके फट्टे हैं, बिल्कुल फट्टे, ऊपर वो लगा हुआ है शीट सी। बरतानिया का यूट्यूब पे मेरी फरमाइश पे देखें, बरतानिया का, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। बरतानिया का असेंबली हॉल देखें, वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे हैं। लोकसभा देखें, फट्टे। इनका देखें, इनके शशके देखें। और 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर रहे हैं। कौन सा यहां पे इलेक्शन ठीक हुआ है जी। होने वाले मुल्क के नुमाइंदे बेंचों पर बैठे थे। ईवान की छतों पर जाले तक लटक रहे थे और ऊपर लंबे लंबे राडों पर तकसीम हिंद से कबल के जहादी साइज के पंखे झूल रहे थे, वो जो आजकल भी हमारे स्टेशनों पे लगे हुए हैं। मुझे गोरबाचोव याद आ गया। ये सोवियत यूनियन का सदर था, मिखाइल गोरबाचोव, रूस का नहीं, सोवियत यूनियन का, जब 15 रियासतें थी, जिसे ईवान इक्तदार से फरागत के बाद मॉस्को में फ्लैट नहीं मिल रहा था गोरबाचोव को। हां, मुझे बहुत से गरीब लोग याद आ गए जो अमीर ममालिक के गरीब चौकीदार थे, गरीब चौकीदार, और जिन्हें अवाम ने अपनी हिफाजत और अपने निजाम की हिफाजत के लिए ईवानों में भेजा था कि हमारी हिफाजत करो, तनख्वाह लो, पेंशन लो, प्लॉट लो, कोठी लो, बिजली लो, गैस लो, हर चीज हमारी हिफाजत करो, इसलिए भेजा था। ठीक है जी। हां मोहतरम व्यूअर्स, आपसे फिर सवाल करता हूं, इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस, पंजाब का देख लें, इमरान ने गिराने की कोशिश की थी, जजों ने रोक दिया था। इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस, वजीर आजम हाउस, ईवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की मौजूदगी में इस मुल्क को गरीब कहा जा सकता है? मैंने अभी कहा, देख लें, सेनेट देख लें। एक दफा उसमें कैबिनेट डिवीजन में एक दोस्त ले गया, वो बड़ा आदमी था, सेक्रेटरी थे गिलगित के। पहले तो मैं पहचान नहीं सका कि गोरा या पाकिस्तानी है, बोलना, सिगार, ये वो। बहरहाल उसने हमारे लिए चाय और जो लवाजमात मंगवाए ना, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है ना, वो उसके बच्चे का ट्विटर था, तो जो उसने लवाजमात मंगवाए ना, मैं जिंदगी में पहले कभी देखे थे, जिंदगी में पहले, मैं जिंदगी के बाद कभी देखे ना, वो बिस्किट ना वो पेस्ट्री मैंने नहीं देखी। 55 साल उम्र हो गई है। जो सेक्रेटरी ने मंगवाया हमारे लिए, और जो उसका दफ्तर था, जो उसका दफ्तर था ना पूछे, सेक्रेटरी था जी। और अगर ये गरीब है तो फिर हुक्मरान तबके को इस अयाशी पर टोकने वाला कोई नहीं। कौन है टोकने वाला?
خدا کی قسم اگر صرف وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی ایک روز کی بجلی بچائی جائے تو پنڈی بھٹیاں جیسے نصف درجن قصبوں کے پورے ماہ کے بل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دن کی بجلی۔ آپ ایوان صدر میں داخل ہو جائیں اور اگر باہر نکل آئیں میں آپ کو انعام دوں گا جتنا بڑا ہے۔ آپ ایوان وزیر اعظم میں چلے جائیں اور پھر باہر نکل آئیں گائیڈ کے بغیر میں آپ کو انعام دوں گا۔ کس کے پیسوں پہ بننا ہے؟ کس کے پیسوں پہ چل رہا ہے؟ بہرحال گاڑی نہیں سنبھالی جاتی آج کے دور میں، اور آپ جا کے دیکھیں اتنے ملازمین ایوان صدر کے، ایوان وزیر اعظم کے، یہ پیٹ مارنا ہے، یہ خارش کرنا ہے، یہ برش مارنا ہے پچھو، یہ سنجیلے ہاتھ مارنا ہے، یہ ملازم ہیں۔ لیکن افسوس اس ملک میں کوئی احتجاج کرنے والا بچہ ہے نہ ہی احتساب کرنے والا۔ دوسری چادر کہاں سے لی ہے عمر ابن خطاب؟ دوسری چادر بتاؤ، تقریر بعد میں کرنا۔ آخری مدے پہ آتے ہیں، اور آخری مدہ یہ ہے کہ کنور دلشاد یا کنور دلشاد یا کٹورا دلشاد بڑا لانتی قسم کا بندہ ہے، کسی دور میں سیکٹری الیکشن کمیشن تھا، بھائی لوگوں کا خاص آدمی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو آئین کی آرٹیکل 243 ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور میری جند میری جان جنرل عاصم امیر، میری جند میری جان جنرل عاصم، وہ صدر بن رہے ہیں۔ میں نے اب کب سے کہہ رہا ہوں آپ کو، ایوب یا ضیاء سارے صدر تھے، اور وہ وقار ملک کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوتی ہے نا، شہباز شریف نام کا یہ ٹھیک ہے، یہ زرداری یہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یعنی صدر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا پروٹوکول کے مطابق یہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے تیسری چوتھی کرسی پہ، اس کو بڑا برا لگتا ہے، کہتے ہیں میں نے ان کو فارم 47 دیے ہیں۔ یعنی سمپل سی بات ہے نا کہ اس نے فارم 47 دیے ہیں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کس نے بنایا ہے؟ اس نے۔ زرداری کو صدر کس نے بنایا ہے؟ اس نے۔ اور یہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر دور، مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات ہے تو ساتھ بیٹھا ہے شہباز شریف، ساتھ بیٹھا ہے زرداری، یہ ادھر دور بیٹھا ہے۔ یہ اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ میں نے بنائے ہیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ یعنی یہاں پہ عباس اراغچی آئے، شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، یہ وہاں پہ نہیں گیا، احساس کمتری کا مارا ہوا، اس نے علیحدہ ملاقات کی عباس اراغچی سے تاکہ ساتھ بیٹھے، حالانکہ تو کی نہیں بنتا، وہ منتخب ہے، وہ وزیر خارجہ، سرکاری ملازم کے ساتھ عباس اراغچی کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال حالات جو اس قسم کے ہیں، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ کنور دلشاد کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت، دماغ خراب ہے زرداری کا، یہاں پہ کس کا ٹھیک ہے؟ شہباز شریف کا ٹھیک ہے، مکھیہ منتری کا ٹھیک ہے۔ اچھا، پرانی شراب، وہ جی 2002 میں ملیر میں کوئی بنا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، رنگ روڈ، فائلیں نکال لی، وہی حربہ احتساب، خدا مشرف کی قبر کو تندوروں سے بھرے، اس نے یہ بنایا تھا، پھر اس سے استعمال ہو رہا ہے۔ بس صاحب جی بلا تخصیص احتساب ہوگا، تھوڑا قوم میں بھی جو ہے نا وقت بڑھے گی، اور زرداری کی شامت آ گئی ہے، فائلیں کھل گئی ہیں۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اور پھر ان کی نوکری کرنے والے۔ بہرحال جی یہ کنور دلشاد صاحب نے بتا دیا ہے، ٹی وی پہ بتا دیا ہے، 243 میں ترمیم ہوگی، 243 جائے گی قاضی امین الدین خان کے پاس، اور قاضی امین الدین آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ جی جس طرح کے حالات ہیں تو اس میں یونیفارم صدر وہ ضروری ہے، وہ فیصلہ دے دے گا۔ نیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور لگا دیا گیا زرداری کے پیچھے۔ اب شریفوں کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابھی شریفوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ بہت سیانے ہیں، آپ کو پتہ ہے شریفوں کا ابھی
कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।